नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का और वैद्य चिन्मय फड़के सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान विंशोध्याय छर्दी चिकित्सा का वाचन चल रहा है और इसके अंतर्गत पिछले सत्र में सर ने हमें पित्तज छर्दी की चिकित्सा हमारी पूरी हुई थी और उसके बाद कफज छर्दी की ओर हम बढ़े थे। उसमें भी सद्यो वमन के बारे में सर ने बताया था और कुछ छर्दी के स्तंभन योग सर ने बताए थे। कुछ उसमें शाड़व या पानक इसके बारे में भी उल्लेख सर ने किया था। तो मैं सर से अनुरोध करती हूँ, शायद श्लोक नंबर 36 तक हम आए थे, तो मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि अध्याय के वाचन का प्रारंभ करें। सभी को प्रणाम। फलपूर्वकैश्च तक हम आए थे। राग शाड़व ये बनाने हैं द्राक्षा कपित्थ और फलपूर्वक का उपयोग करके, और वो कफज छर्दी में शोधन के बाद आहार के साथ व्यंजन के रूप में देने हैं। यहाँ तक हमने देखा था। फिर आगे आहार क्या देना है उसके बारे में बताया है। मुद्गान मसूरान चणकान कलायान भ्रुष्टान जुतान डांगर मक्षिकाम। ये अब लेह शुरू हो गए हैं यहाँ पर। जैसा हमने पहले की सारी छर्दियों में देखा था, काफी सारे लेह दिए थे। शुरुआत किसी हल्के आहार द्रव्य से होती है, जैसे पेया है या तर्पण है। उसके बाद कुछ अम्ल द्रव्य होते हैं वातानुलोमन के लिए, जो हमने छर्दी के चिकित्सा के तत्व देखे थे पहले। फिर लंघन, उसके बाद वातानुलोमन, और फिर आहार जिससे बल मिले और अग्निदीप्ति हो। तो इसी क्रम से कफज छर्दी की चिकित्सा में हम अब लेह तक आ गए हैं, जिससे बल प्राप्ति होती है। मुद्ग मसूर चणक कलाय ये सारे शिंबी धान्य है। इन चारों में कॉमन गुण रूक्ष है। सूत्रस्थ में चिकित्सा सूत्र में ही पहले कहा गया था कि छर्दी में जो भी आहार देना है रूक्ष होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही है। मुद्ग के बारे में सूत्रस्थान में भी चक्रपाणी जी कह चुके हैं कि अगर इसका अतियोग हो जाता है तो वो रूक्ष ही बढ़ाएगा। कलाय तो अतिवातल है, सारे गुणों से वात का प्रकोप करता है। तो अगर सारे गुणों से कफ की वृद्धि हुई है तो उसके विपरीत सारे गुणों से शमन करने वाला कलाय ये आहार देंगे। सिर्फ वृक्ष गुण है, लघु गुण है, ये उपयोग करना है तो मुद्ग देंगे। थोड़ा सा कम वृक्ष द्रव्य चाहिए तो मसूर देंगे या फिर चना देंगे। इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस है, वो चिकित्सक को तय करना है कि कब कौन सा देना है। अब ये वर्जित करके देना है। तो मुद्ग वर्जित करके उसका पिष्ट बनाना है और उसमें शुंठी और माक्षिक मतलब मधु ये डालकर लेह करने के लिए पेशेंट को देना है। ये एक अच्छा आहार्य कल्प है जिससे छर्दी रुक जाती है। अब यहाँ पे मुद्ग वर्जित करने के बाद उसका पिष्ट बनाना है और उसको चटनी के लिए बोलना है आइडियली। लेकिन अब मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ कि पिष्ट उसका फ्लोर मुद्ग का तैयार जो मिलता है बाजार में से वो लेकर आओ। वो कढ़ाई में किंचित घी डाल के उस पर फ्राई करो और उसमें ये शुंठी और मक्षिक डाल के लेह करने के लिए मैं बोलता हूँ। कम से कम 8 या 10 चम्मच एक साथ एक आहार काल में, लगभग वो 10 से 20 ग्राम तक आसानी से लोग खा लेते हैं और वो खाने के बाद तुरंत भूख नहीं लगती और सर्दी भी कंट्रोल में आ जाती है। तो ये आहार काल में देना है जब भूख लगे और सर्दी भी रुका हुआ। फिर अगला जो है वो शमन योग है।
स्नेहात तथैवा त्रिफला विडंग चूर्णम विडंग प्लवयो रथोबा। त्रिफला विडंग, विडंग प्लव, इस तरह के कुछ योग दो दो द्रव्यों के यहाँ पर दिए हैं। फिर जम्बू और बदर आम्ल चूर्ण, अम्ल बदर का चूर्ण जो हमने पहले ही देखा था कि छर्दी निग्रहण महाकषाय में भी आ चुका है। जम्बू के बीज, ये वात बढ़ाने वाले द्रव्यों में से सर्वश्रेष्ठ है आग्रह संग्रह में हम पढ़े तो, और ये अतीव कषाय है। तो जहां पर संबंध ही करना है, आम का कोई संबंध नहीं है, दोष शोधन हो चुका है और अब कैसे भी करके रुकवाना है, तो ऐसी स्थिति में ये जम्बू बीज का उपयोग करना चाहिए। और उसके साथ अम्ल बदर का चूर्ण। अब ये बहुत ही अच्छा संयोग है, वो इसलिए क्योंकि हम अगर रसाभिमान अध्याय देखें और उसमें रसद्वंद्व देखें कि कौन सा रस किसके विपरीत काम करता है, मतलब अगर मधुर रस से कफ बढ़ा है तो उसका शमन करने के लिए कौन सा रस देना है, तो इस तरह से जो रसद्वंद्व दिए है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बदर में दोनों रस होते हैं, मधुर भी होता है, अम्ल भी होता है। यहाँ पे अम्ल बदर देने के लिए कहा है जिसमें अम्ल भी हो और मधुर तो होता ही है। तो उस सूत्र के अनुसार रसविमान अध्याय का चौथा सूत्र है शायद, उसमें तिक्त रस का विपरीत द्रव्य अम्ल बताया है और कषाय का मधुर बताया है, रसद्वंद्व हम देखें तो उसके हिसाब से यहाँ पर अगर कषाय का विपरीत अगर मधुर रस का द्रव्य यहाँ पे दिया जाए तो साक्षात कफ बढ़ाएगा और कफ जो सर्दी बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे द्रव्य ऐसा दिया है जो मधुर है लेकिन फिर भी छर्दी निग्रह करता है, और साथ में अम्ल भी है जो वातानुलोमन भी करेगा, क्योंकि जम्बू वात बढ़ाने वाले द्रव्य में श्रेष्ठ है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पर हैं। फिर मुस्ता और कर्कट श्रृंगी, ये एक अलग कॉम्बिनेशन है। दुरालभा अकेल्या द्रव्य शहद के साथ, ये कफ छर्दी विनिग्रहार्थ। बस एक बात उसमें है कि दुरालभा देते समय उसमें वो सुगंध होना चाहिए, एक मधुर सुगंध उसमें से आता है दुरालभा, धमासा द्रव्य जो है उसमें से, और वो हल्का हरा चूर्ण आता है, फीका हरा चूर्ण। तो उस तरह का अगर है तो वो उससे जल्दी सर्दी रुक जाती है। अगर वो सुगंध उसमें से चला गया है तो कितना भी दे दो सर्दी रुकती नहीं है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। बाकी वैद्य भी इसमें अपना अपना मत दे, लेकिन मैं दुरालभा के साथ और दो द्रव्य देता हूँ जो मैंने अपने गुरुओं से सीखे हैं। शंख कपर्दिक दुरालभा, ये बेसिक कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें अगर व्याधि अनुरूप सूचेखर रस थोड़ा सा डालना पड़े या मयूर पिच्छा मसी डालना पड़े या फिर जम्बू बीज चूर्ण डालना पड़े या निम्ब, ऐसा कुछ मैं डालता हूँ उसमें, और उससे वो सर्दी रुक जाती है। गर्भिणियों में भी अगर देना है तो शंख कपर्दिक धर्माशय सेफली दे सकते हैं, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। बाकी जो बड़े द्रव्य हैं या बड़े बड़े कल्प है वो देने के लिए बहुत ही इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमें देखने के लिए जरूरी होता है, लेकिन ये दुरालभा देने के लिए ऐसी कोई अवस्था नहीं है कि जो हम नहीं दे सकते। तो हर कफज सर्दी में चाहे वो किसी भी हेतु से हो, दुरालभा सेफली हम दे सकते हैं। ये सारे द्रव्य थे लेह स्वरूप जो कफज हृदय के निग्रह के लिए थे। फिर आगे मनशिलाया फलपूरक रसई कपित्तस्य च पिप्पलीनाम चौदरेन चूर्णम मरीचैश्च युक्तम लिहंजयेत छर्दिम उदीर्ण वेगम। अब छर्दिम उदीर्ण वेगम, जो छर्दी आधी आधी उदीर्ण हुई है, बाहर निकलने वाली है, लेकिन रोगी के संदर्भ में देखे तो वो शमन की अवस्था है, रोकने की अवस्था है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे एक योग मनुष्यला युक्त दिया है, तो डायरेक्टली मनशिला तो आज हम नहीं देते, लेकिन मैं शिला सिंदूर का उपयोग करता हूँ यहाँ पर। ये फलपूरक रस मतलब कोई अम्ल द्रव्य उसमें चाहिए, इसलिए फलक पूरक रस वातानुलोमन के लिए। कपित्थ है वो कषायनुरुस्थ है, स्तंभन के लिए मदद करता है, फिर भी फल है इसलिए कफ क्षय नहीं करेगा, क्योंकि
यहाँ पे नहीं करना है वो। पली हमने देखा कि कपग्न द्रव्य है, जो तीक्ष्ण तंडुल उसका पर्यायी शब्द है। तो जो अटका हुआ कफ है उसके छेदन के लिए और आसानी से वो छूट कर निकल जाए और आमाशय शुद्धि हो, ऐसा करने वाला वो द्रव्य है। मरीच अगर हम देखें तो अलग अलग कंडीशंस में आया है, वो तुरंत अग्निदीप्ति करने वाला द्रव्य है। अतिसार में अकेले मरीच का योग आता है। इस मरीच का सूक्ष्म चूर्ण पानी के साथ पी लेना है, उससे अतिसार बंद हो जाता है, वातानुरोमन भी होता है, अग्निदीप्ति भी जल्दी होती है। तो इस तरह का ये कॉम्बिनेशन है। तो हमने जो देखा था कि छर्दी की चिकित्सा में कौन से चिकित्सकीय टारगेट्स है, वो सारे इस योग से पूरे हो जाते हैं। तो मनशिला, फलपूरक, कपित्थ रस, पिप्पली और मरीच, ये मैं मनशिला की जगह पर शिला सिंदूर का उपयोग करता हूँ। एक ही पेशेंट में करने का मौका मिले, क्योंकि इतना बड़ा संयोग देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पहला जो मैंने योग बताया था उसी से चर्बियां रुक जाती है। लेकिन एक पेशेंट में मैंने शिला सिंदूर और ये बाकी द्रव्यों का उपयोग किया था। कपित्थ था नहीं तब क्लिनिक में, नींबू डाल के वो संयोग बनाया था। तो ये सारी चिकित्साएं हैं कफज छर्दी की। अब ये सारे संयोग जो हमने देखे वो स्वतंत्र छर्दी के थे। परतंत्र छर्दी अगर है किसी अन्य व्याधि के कारण उत्पन्न हुई, तो उस व्याधि के शामक द्रव्य भी उस संयोग में होने चाहिए, प्लस छर्दी निग्रह के लिए कुछ संयोग होने चाहिए। और व्याधि कौन सा है, उसमें लक्षण प्रधान कौन से है, उसके आधार पर तो थोड़ा थोड़ी चिकित्सा बदल जाएगी। जैसा ज्वर चिकित्सा में अगर उल्लास हो रहा है, कफ प्रधान दोष है, तो वो वमन की अवस्था है, वो रोकने की अवस्था तो है नहीं, वहां पे वमन ही करवाना चाहिए। तो यहाँ पे फिर जैसे बताया है कि अपात्रता या वमनम प्रशस्तम, वो अवस्था ज्वर नवज्वर चिकित्सा में भी है, वातज गुल्म में भी है, कफज अर्श में भी है, राजा एक्मा में भी अगर उल्लास है, उत्क्लेश हो रहा है दोषों का, तो वो निकालना ही आसान है सद्यो वमन देके। तो हर व्याधि आप देखिए जहाँ पे वमन की अवस्था है और स्वयं प्रवृत्त दोष है, तो पहले उनको सद्य शोधन देके निकालने का ही प्रावधान है। और अगर रोगी दुर्बल हो तो ही उसके शमन के लिए अन्य संयोग द्रव्य या अन्य योग दिए हैं, जो हर अध्याय में अलग अलग आपको मिलेंगे, क्योंकि वो परतंत्र छर्दी की चिकित्सा है। अगला सूत्र देखते हैं। येषां पृथक्त्वेन मया क्रियोक्ता तां सन्निपातेऽपि समस्य बुद्ध्या दोषर्तु रोगाग्नि बलानि अवेक्ष्य प्रयोजयेत् शास्त्रविद अप्रमत्तः। यहाँ पर जो अप्रमत्त शब्द है ना, ये चरित्र संहिता में कम से कम 6 बार आया है। और सूत्रस्थान के 30वें अध्याय में तो बड़ी एक लाइन दी है वहां पे कि कितने फैक्टर्स देखे थे, 17 फैक्टर्स वहां पे उस सूत्र में दिए है कि उनका परीक्षण करने के बाद चिकित्सक को चिकित्सा की शुरुआत करनी है किसी भी रोगी में। और वो फैक्टर्स इतने जटिल है कि उसमें हमेशा बदलाव होते रहते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बदलते रहते हैं, उसकी डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस बदलती रहती है, और उससे रोगी के शरीर में कई सारी अवस्थाएं बदल जाती है तुरंत। तो इतना सब समझने के बाद ही चिकित्सक को चिकित्सा करनी चाहिए, और इसलिए वो अप्रमत्त होना चाहिए, सब वहां भी कहा है। तो यह अप्रमत्त शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सन्निपात की चिकित्सा चल रही है, और सन्निपात की चिकित्सा में प्रधान दोष कौन सा है ये समझना बहुत ही मुश्किल बात होती है। और प्रधान दोष जो होगा वहां से चिकित्सा की शुरुआत होगी। और सन्निपात चिकित्सा के भी अलग अलग सूत्र दिए हैं। जो प्रधान दोष है, जिसके लक्षण प्रधान दिख रहे हैं, वहां से शुरुआत करो, ऐसा भी एक सूत्र आता है। मान लो पित्त प्रधान है तो पहले पित्त का शमन करो, फिर अगर कफ प्रधान हुआ तो कफ का शमन करो, फिर अगर वात प्रधान हुआ तो वात का शमन करो, और ऐसे करते करते तीनों दोषों का शमन करो। ये एक सूत्र आता है। दूसरा एक सूत्र आता है कि हमेशा कफ पित्त वात इसी क्रम से जाना है, क्योंकि अगर आशय शुद्धि नहीं हुई, जैसे ज्वर, अतिसार, छर्दी, ये व्याधि हम ले ले, तो ये सारे आमाशयस्थ व्याधि है। और अगर आमाशय की शुद्धि जब तक नहीं होती तब तक वो रोग पूरे ठीक नहीं होते। इसलिए इन तीनों रोगों में अगर सन्निपात है तो शुरुआत कफ की चिकित्सा ही से ही करनी चाहिए। पहले सद्य वमन देना चाहिए अगर दोषोत्कृष्ट है तो,
और उसके बाद ही पित्त का शमन करने के लिए कुछ योग देने हैं, उसके बाद ही वात का शमन करने के लिए, अनुलोमन करने के लिए कुछ योग देने हैं। आमाशयस्य वैद्य के लिए अलग चिकित्सा है। अगर पक्वशोत्थ वैधि है तो उसके लिए पहले वात की चिकित्सा, फिर पित्त, फिर कफ। अलग अलग सूत्र अलग अलग अधिकरणों में आते हैं संधिपात की चिकित्सा के लिए। यह सीक्वेंस स्पेसिफिक नहीं बताया है। जो अलग अलग चिकित्सा आत्रेय जी ने पहले कह दी है, एक एक दोष जब प्रधान है सर्दी में उसके लिए, वही चिकित्सा सन्निपात में भी करनी है, लेकिन एकत्रित करके लेनी है। समस्या, ये जो पद है उसकी चक्रपाणी टीका देखिए, समस्या थी एकीकृत्य दी है, वो मिलाकर देनी है। क्रमशः एक के बाद एक ऐसा कुछ यहाँ पे कहा नहीं है। वो समस्या एकत्रित करके सारी चिकित्सा देनी है। मतलब अगर रोगी में कुछ हरदन हो रहा है और सारे लक्षण उसमें छर्दी में दिख रहे हैं, फेन युक्त है, सपूय है, रक्त है, अगर वो छोड़ दो पूय रक्त का तो वो साध्य हो गया। लेकिन अगर फेन है, तिक्त अस्यता है और हृदय प्रदेश में बहुत रुझा होकर छर्दी निकल रही है, इस तरह के कुछ लक्षण है तीनों के दोषों के, तो वो तीनों को मिलाकर चिकित्सा देनी है। पहला तो सद्यो वमन देना है, क्योंकि जब तक आमाशय में दोष क्लिष्ट रहेंगे छर्दी होती रहेगी, और उसके लिए तीनों दोषों के लिए जो शमन द्रव्य दिए हैं वो मिलाकर देंगे छर्दी रुकने के लिए शोधन के बाद। और उसमें संयोग करते वक्त दोष, ऋतु, रोग, अग्नि और बल, ये सारे फैक्टर्स देखने हैं, उसके बाद ही संयोग का तय करना है। अब ये कैसे बदलता है, यहाँ पे रोग शब्द दिया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि चरक जी ने यह सिर्फ ये सन्निपात का सूत्र स्वतंत्र छर्दी के लिए नहीं दिया होगा, क्योंकि अगर होता तो रोग ये फैक्टर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। रोग बदल चुका है तो रोग की संप्राप्ति के अनुसार हमें उसकी चिकित्सा करनी होती है अलग अलग रोगों में। तो इसलिए ये सूत्र मुझे लगता है कि परतंत्र संप्राप्तियां जिसमें सन्निपात होता है, ऐसी स्थितियों के लिए दिया होगा। दोष कौन सा प्रधान है ये तो हम समझ सकते हैं। ऋतु कौन सा प्रधान है, अगर वसंत ऋतु है, कफ का उच्छृंखल वैसे भी हुआ है तो पहले चिकित्सा कफ की ही करनी होगी। अगर शरद ऋतु में द्रव पित्त संचित होकर उससे उल्टियां हो रही है, पहले तो पित्त की चिकित्सा करनी होगी। अगर ग्रीष्म में सर्दी हो रही है, कफ का क्षय हो चुका होता है, द्रव की आपूर्ति करनी होती है, और ऐसी स्थिति में सर्दियां शुरू हो गई तो वो प्योरली वातिक होंगी, तो वहां पे पहले जो आहार द्रव्य दिए है तर्पण वगैरह वहीं से शुरुआत करनी होगी। तो इसलिए दोष देखकर चिकित्सा का क्रम हम बदल सकते हैं, बदलना चाहिए। फिर अग्नि देखकर, अब ऋतुनुसार अग्नि बदलती है और रोगानुसार भी अग्नि बदलती है, व्यक्ति अनुसार भी, उसकी प्रकृति अनुसार भी अग्नि बदलती है। तो जिसका अग्नि सबसे मंद है उसको पहले आमाशय शुद्धि के लिए योग देने चाहिए, अग्नि दीपन के लिए योग देने चाहिए। जब तक आमाशय शुद्ध नहीं होगा अग्नि का काम ठीक से नहीं होगा। और चक्रपाणी की टीका में मैंने कहीं पढ़ा था कि शुंठी आमाशय शुद्धि के लिए सबसे अच्छा द्रव्य है, ऐसा कुछ याद आ रहा है मुझे, कहाँ वो याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि 3 लेह योग थे जिसमें शुंठी एक द्रव्य था। और बल, अगर रोगी दुर्बल है तो हम शोधन कर ही नहीं सकते, शमन योग ही देने होंगे, ये हमने पहले देखा। तो इनका प्रयोग करना है शास्त्र विधि, जिसको शास्त्र अच्छे से पता है ऐसे व्यक्ति ने, और फिर भी प्रमाद ना करते हुए ये सब करना है। तो ऐसी स्थितियों में आज हम रसकल्पों का उपयोग करते हैं। फिर अगला सूत्र, मनोभिघाते तु मनोनुकूला वाचः समाश्वासन हर्षणानि लोकप्रसिद्धाः श्रुतयो वयस्याः शृंगारिकाश्चैव हिता विहाराः गंधा विचित्रा मनसोनुकूला मृत्पुष्पसुक्ताम्लफलादिकानां शाकानि भोज्यानि अथ पानकानि सुसंस्कृताः षाडव रागलेहाः योषाः रसाः काम्बलिकाखडाश्च
मांसानि धाना विविधाष्टभक्षाः फलानि मूलानि च गन्धवर्ण रसैः उपेतानि वमिं जयन्ति गन्धं रसं स्पर्शम् अथ अपि शब्दं रूपं च यत् यत् प्रियम् अपि असास्यं तदेव दद्यात् प्रशमाय तस्यात् तज्जो हि रोगः सुख एव जेतुम्। अब तदेव दद्यात् प्रशमाय तस्यात् तज्जो हि रोगो सुख एव जेतुम्, ये जो सूत्र है ये मुख्य चिकित्सा सूत्र है और उसके उदाहरण पहले दिए हैं सारे। गंध रस स्पर्श शब्द रूप जो भी अप्रिय या असात्म्य हो और उससे सर्दी हुई हो तो उसी अर्थ का प्रयोग करना है। मानो गंध से दुर्गंध के कारण सर्दी हुई है, अप्रिय असात्म्य गंध के कारण, तो प्रिय और सात्म्य गंध देने से ही वो ठीक होगी। रस दिया है यहाँ पर, मानो रसप्रधान आहार, कोई ऐसा आहार द्रव्य जो अप्रिय है असात्म्य है, वो खाने से या अगर सर्दी हुई है तो प्रिय और सात्म्य आहार देकर ही उस सर्दी का शमन होगा। अगर कुछ ऐसी चीज देखने से सर्दी हुई है जो अप्रिय है तो प्रिय कुछ चीजें देखने के बाद ही उस सर्दी का शमन होगा। और मनोभिघात, मन पर कुछ आघात हुआ है और उसकी वजह से सर्दियां हो रही है, मन में कुछ बैठा है और उससे सर्दियां हो रही है, तो मनोनुकूल वाचा समझाने से ही वो ठीक होगा। यहाँ पे एक भी औषध योग दिया नहीं है, बस सारे गंध रस स्पर्श शब्द रूप के ऑप्शंस दिए हैं कि क्या क्या दे सकते हैं, पॉसिबल ऑप्शंस, और वो भी वेग ऑप्शंस दिए, कोई एक स्पेसिफिक द्रव्य नहीं दिया है, क्योंकि किसके लिए क्या अनुकूल होगा वो बस सब पर्सनलाइज होता है। अब यहाँ पे शब्दार्थ देखते हैं क्या क्या है। पहले तो मनोनुकूला वाचा है, हर उस सर्दी होने वाले व्यक्ति को अच्छा लगे ऐसी बातें उससे करनी होती है। आश्वासन देना होता है, ये भी एक अच्छी चिकित्सा है। शोक के कारण अगर किसी को सर्दियां हो रही है, खाना जा नहीं रहा, तो उसको आश्वासन देने से ही वो ठीक होगा। हर्षण मतलब उसको आनंद उत्पन्न हो ऐसी चीजें कुछ करना। लोक प्रसिद्ध श्रुतयः, लोक प्रसिद्ध श्रुति वाक्य कथाएं या प्रोवर्ब्स, म्हणी वाक्प्रचार हम कहते हैं, वो बोलने होते हैं, उससे उनको आधार मिलता है क्या बर्ताव करना चाहिए, इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस मिलते हैं। वयस्याः, अब जो रोगी है उसी के समान वय के उसके दोस्त मित्र, उनके साथ अगर वो रहे तो उसका मन ठीक हो जाता है उनसे बातें करके और सर्दी रुक जाती है। शृंगारिकाश्चैव हिता विहारः, शृंगारिक मतलब सजे धजे, ऐसे श्रृंगार किए हुए, ऐसे विहार मतलब आहार छोड़कर जो भी वो कर सकता है और जिससे उसको क्यों अच्छा लगे, ऐसी सारी चीजें हमने पित्तज सर्दी सॉरी पित्त दोष के उपक्रम में हमने देखा है, विमान संच के छठे अध्याय में। तो उसके लिए यही सारे दिया है कि गंध अलग अलग प्रकार के, मालाएं अलग अलग प्रकार की, मोतियों की, रत्नों की, फिर अलग अलग फूलों से भरे उद्यान, जलाशय देखने हैं, ऐसी सारी चीजें जो भी उसके मन को अच्छे लगे वो सारी यहाँ पे दे सकते हैं। गंधाः विचित्राः, यहाँ पे विचित्र शब्द का अर्थ है अलग अलग, वैरायटी ऑफ गंध, तो जो गंध जिसको ठीक लगे वो। अब इत्र आते हैं अलग अलग प्रकार के और हर एक की अपनी अपनी एक लैकिंग होती है कि किसको कौन सा इत्र पसंद आता है। जाई होता है, चमेली होता है, चंदन है, कुछ मिक्स
दोनों को फ्लेवर्स करके अलग अलग नोट्स होते हैं उसके, तो उनके नोट्स कहते हैं। हर एक गंध का अलग अलग अपना अपना नोट होता है, और किसको कौन से नोट से चरण बंद हो जाए, उसे अच्छा लगे, ये अलग अलग होता है, पर्सनलाइज होता है, वो ऋतु अनुसार उसके मानसिक स्थिति के अनुसार बदलता है। गंधा शास्त्र भी एक अलग शास्त्र है, तो उसके बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए थोड़ा सा। और पुष्प का गंध देकर उसकी चिकित्सा, तो ऐसा भी एक चिकित्सा का अलग प्रावधान या अलग शाखा डेवलप हुई है पुष्प औषधि करके, जैसे उसका गंध देकर चिकित्सा करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। और अलग अलग इत्र बनाने वाले जो लोग हैं, मैं मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहा हूँ, या बेचने वाले भी अगर कोई बूढ़े व्यक्ति है, तो पुणे में तो मोती वाले चौक में गंध बेचने वाले की अलग अलग दुकानें हैं, तो उनमें से कुछ लोग खुद मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो उनसे बातें करके ये बातें हम थोड़ी थोड़ी जान सकते हैं कि उसमें वो आदमी देख के, उसका बर्ताव देख के बताते हैं कि उसके लिए कौन सा इत्र सही रहेगा। वो कॉम्बिनेशन बना के 4-5 बोतलों में से थोड़ा थोड़ा एक्यूरेट प्रोपोर्शंस में निकाल कर मिक्स करके देते हैं कि हाँ ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इतना उनका अभ्यास रहता है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। और या हम खुद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की मदद ले सकते हैं कि जिनको वो नोट्स पता है कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा गंध सही है, तो ऐसे उसको देने हैं। और वो सुगंध देने से सर्दी रुक जाती है, और मनस के लिए अनुकूल होना चाहिए, वो तो ठीक है। अब यहाँ पे कौन से गंध दे सकते हैं, उसके एक उदाहरण के तौर पर कुछ द्रव्य दिए हैं। मृत मतलब मिट्टी का सुगंध। जब पहली बार तपे हुए मिट्टी पर पानी गिरता है तो उसमें एक सुगंध निकलता है, तो मिट्टी के सुगंध का इत्र मिलता है बाजार में, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। अलग अलग पुष्पों के सुगंध रहते हैं, वो दे सकते हैं। पारिजातक है, सोनचाफा है, जाई, मोगरा, चमेली, अलग अलग है, वो मिलते हैं, वो दे सकते हैं। शुक्त मतलब आरन अलग, कांजी, उससे जो गंधा आता है, एक अम्ल गंधा आता है फर्मेंटेशन किया हुआ, तो कुछ लोगों को वो फर्मेंटेशन से जो गंध निकलता है अम्ल प्रकार का, वो उनको अच्छा लगता है, तो जिसको जो अच्छा लगे देना है। या अम्ल फलों का गंध, साइट्रस फ्रूट्स जो है, संतरा है, मौसम्बी है, तो उनके गंध, बीज पूरक का गंध। अब ताजे फल तो हमेशा मिलेंगे नहीं, तो इनके जो हम छिलके निकालते हैं, तो वो सुखाकर हम रख सकते हैं, उससे भी गंध निकलता है, उसके भी इत्र मिलते हैं। उन छिलकों से डिस्टिलेशन करके इत्र निकालते हैं, वो भी फ्लेवर्स बाजार में मिलते हैं, तो उनका भी उपयोग यहाँ पे हम कर सकते हैं। और आदि करके छोड़ दिया है, तो पुष्पों के, फलों के, मिट्टी के, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स के, जहां से भी कुछ गंध निकलता हो, ऐसे सारे गंध दे सकते हैं। कुछ लोगों को एसीटोन का गंध पसंद है, कुछ लोगों को पेट्रोल का गंध पसंद है, ऐसे अलग अलग होते हैं। और एक वियर्ड लेकिन एक अलग मूवी सिर्फ गंध के ऊपर बनी है, परफ्यूम करके, फ्रेंच मूवी है वो। कभी मन करे तो देखो कि गंध किसको कौन सा पसंद है। और वो बहुत ही अलग बात होती है, और उसमें क्रिमिनल के बारे में बताया है जिसको ह्यूमन बॉडी का गंध उसकी आकांक्षा होती है अलग अलग, और वो उसके लिए क्या करता है, तो वो एक अलग बात हुई। तो ऐसे गंधों के जानकार जो लोग हैं, इत्र बनाने वाले, उनसे हम बातें करके ये समझ सकते हैं कि किसको क्या देना है। अब सर्दी हो रही है उसी वक्त वो देना है, ऐसा नहीं है कि वो हम घर पे दे सकते हैं कि हाँ ये अपने पास रख लो, जब भी सर्दी हो जाए दे दो। ऐसा नहीं है, जिस वक्त सर्दी हो रही है उस सर्दी का कारण उस वक्त जो होगा उसके हिसाब से उसकी चिकित्सा करनी होगी, वो अलग अलग होगी। फिर शाक अलग अलग प्रकार के, कुछ लोगों को किसी प्रकार के शाक का द्वेष होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि शेपू मैं नहीं खाता, कुछ लोग बोलते हैं मैं वो शिगरू नहीं खाता, कुछ लोग बोलते हैं करेला नहीं पसंद, बैंगन पसंद नहीं है,
तो हर एक की अपनी-अपनी इच्छाएँ होती है, अगर वो खानी पड़े वही सब्ज़ी, तो उनको सर्दी होती है। ख़ास करके बालकों में ये हम देख सकते हैं कि अगर उनके पसंद का खाना नहीं दिया, तो दूसरा कुछ ज़बरदस्ती खिलाया, तो वो उल्टी कर देते हैं। तो जो पसंद का है वो देना है और समझाना है। अच्छा क्या है मनोनुकूला अच्छा वो भी दिया है लोकप्रसिद्ध वैसे वो भी करना ही है। तो ऐसा करने से वो हो जाता है। भोज्य के अलग-अलग ऑप्शंस अब जो जीर्ण बीमारियाँ होती है उधर है या राजयक्ष्मा जैसे व्याधि है, अब कैंसर जैसे व्याधि है, तो उनमें आहार संभालना बहुत ही एक अहम मुद्दा होता है और मुश्किल भी होता है, क्योंकि उनको बहुत कुछ हो रहता है अंदर और ऐसी स्थिति में उनको खाना जाता नहीं है। तो किसको क्या पसंद है, उसको अलग-अलग सब कैलकुलेशन रहता है। तो उनको जो हितकर आहार है उसकी एक पूरी लिस्ट बना या रेसिपीज़ की लिस्ट हमें देनी पड़ती है। तो इस लिस्ट में से जो भी जिस दिन पसंद हो दे दें। तो लिस्ट एक 10-15 रेसिपीज़ की हमें पहले ही प्रिपेयर करके उसको देनी पड़ती है। उस व्यक्ति के उस शरीर के रोग और रोग प्रकृति हो या वो सब देख के कि उसके लिए क्या सही रहेगा। हम पहले ही ऑप्शन दे दें और मैं ये करता हूँ कि रोगियों को पहले ही खाने के सारे ऑप्शंस बता देता हूँ। ये सब आप खा सकते हैं और इसमें जो नहीं दिया है नहीं खाना है। मतलब ना खाने के अपथ्य के बहुत सारे ऑप्शन ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। ऐसी बड़ी लिस्ट देने के बजाय जो खाना है उसकी बड़ी लिस्ट में दे देता हूँ और इसमें जो नहीं लिखा है वो नहीं खाना है बस, आसान बात। इस तरह से मैं पेशेंट को पूरा डाइट चार्ट पहली कंसल्टेशन में ही दे देता हूँ और वो जब तक ठीक नहीं होते उनको वही खाना है। उसमें 10-15 ऑप्शंस दिए होते हैं, बदल-बदल के वो खा सकते हैं। तो सर्दी के बारे में भी यही है। तो इसलिए यहाँ पे भी अलग-अलग ऑप्शंस दे के रखे हैं। जितने आपके कृतान्न वर्ग में आपने इधर पदार्थ पढ़े होंगे वो सारे यहाँ पे दिए हैं। शाक, भोज्य, पानक, संस्कृत और मतलब जोक दिए हुए और ना दिए हुए षाडव, राजलेह, यूष, रस, कांबलिक, खड़, मांस के अलग-अलग प्रकार, धाना मतलब पृष्ठ धान्य और विविध अन्य प्रकार के भक्ष्य, जो भी ठीक लगे। फिर फल, मूल, जो भी उस व्यक्ति को अच्छा लगे, सब दे सकते हैं। गंध, वर्ण, रसैः उपेतनि, लेकिन उसमें प्रोमिनेंट गंध, प्रोमिनेंट वर्ण, प्रोमिनेंट रस होने चाहिए, जो उस व्यक्ति को ठीक लगे और उससे सर्दी जीती जा सकती है। अब इसमें 2 केसेस देखे थे, ये गर्भिणी सर्दी ऐसी एक थी केस जो छठे महीने तक चलती रही। जनरली तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा-थोड़ा उदावरता के कारण वो सर्दी वगैरह होता है, बाद में अपने आप बंद भी हो जाता है। तो इस रोगी में वो छठे महीने तक गर्भिणी सर्दी ही चलती रही और उसकी वजह से खाना ठीक से नहीं जाता था, गर्भ-पोषण नीट नहीं हो रहा था, एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो रही थी और गर्भ की वृद्धि भी ठीक से नहीं हो रही थी, जो पीरियोडिक मॉनिटरिंग चल रहा था उसमें से। और इसका कारण हमने उसकी डाइटरी हिस्ट्री ली, उसमें कुछ नहीं निकला, थोड़े-थोड़े बदलाव दिए, ये खा कर देखो, वो खा कर देखो, सारे ऑप्शंस छाछ वगैरह के दिए थे, लेकिन उससे वो रुक नहीं रही थी। तो फिर मैं थर्ड फ़ॉलो-अप में और डिटेल जानकारी लेने के बाद उसके मानस भावों के बारे में, उसके साथ जो उसका पति आया था उसको मैंने बोला बाहर बैठो और असिस्टेंट को साथ में लेके उसकी डिटेल हिस्ट्री ली। उसकी मानसिक स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की और जब उसके बारे में सवाल हम पूछने लगे वो रो पड़ी। तो उसके घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से झगड़े होते थे। अ, घर में जो उनके बुजुर्ग थे, वो भी उसे कुछ बोलते थे और उसको बहुत भूख लगती थी और जब भी वो खाना खाने बैठती थी, वो बुजुर्ग बोलते थे कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और तुम इतना क्यों खा रही हो? इस तरह से कुछ उसको टॉन्टिंग होता था और वो खाते वक़्त ही होता था, इसलिए उसको सर्दी होती थी। ये असल में हेतु था। तो मैंने उसकी चिकित्सा के तौर पर उसको तुरंत कहा कि वो अपने मायके चली जाए रहने के लिए। अपने माँ के साथ रहेगी तो जो भी मन में होगा सब पूरा खा सकेगी, टॉन्टिंग तो नहीं होगी।
तो वो बदलाव तो उसके लिए भी उसने 1 महीना लिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन था कि 7वें महीने में ससुराल से मायके जाना और वहाँ रह अगली चिकित्सा लेना। तो डिसीजन लेने में उसे और 1 महीना लगा, लेकिन जैसे ही उसने शिफ्ट किया मायके, वो सर्दी अपने आप बंद हो गई बिना किसी औषध के। तो ऐसे भी चीज़ें होती है। मनोनुकूल किसके लिए क्या होगा, ये हम नहीं जान सकते। वो डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद ही पता चलेगा। कुछ रुग्ण वश्य होते हैं, वो सारी चीज़ें बता देते हैं, जो वश्य नहीं होते सारी चीज़ें शायद नहीं बताते फर्स्ट फ़ॉलो-अप में। उनसे हमें दोस्ती करनी पड़ती है, उनके लिए कुछ लगाव दिखाना पड़ता है, तो तीसरे चौथे फ़ॉलो-अप में वो बता देते हैं असल में क्या है। और जब वो हेतु पता चलता है, उसके विपरीत मनोनुकूल जो भी है हम दे सकते हैं। ये तो एक उदाहरण हुआ गर्भिणी सर्दी का। बच्चों के लिए तो और भी वो मुश्किल बात है, क्योंकि उनका मन रखना ये आजकल पालकों के लिए भी बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन फिर भी जो भी हितकर है, बहुत सारे ऑप्शंस हम दे सकते हैं, 10-15 ऑप्शंस, उसमें से जो जिस दिन उसको ठीक लगे देना है। इस तरह से उनकी सर्दी रुक जाती है। तो यहाँ पे ये सूत्र खत्म हुआ। सर्दीचितानां च चिकित्सात् पाच्चिकित्सितं कार्यम् उपद्रवाणाम् अतिप्रवृत्तासु विरेचनस्य कर्माति योगे विहितं विधेयम्। अब यहाँ पर सर्दी से उत्थित उपद्रव जो है, जो हमने पहले पढ़े हैं, पहले के सूत्र में, विट स्वेद मूत्राभ अम्बुवह इन स्रोतसों में रोध उत्पन्न कर वायु जब ऊर्ध्व दिशा में आता है, उदावर्त होता है और सर्दी होती है, तो विण मूत्र समवर्ण गंध सर्दी होती है कि जो असाध्य है। लेकिन अगर सर्दी के कारण तृष्णा, सर्दी के कारण श्वास, सर्दी के कारण हिक्का, ऐसे अगर उपद्रव उत्पन्न हुए हैं, तो उनकी चिकित्सा श्वास, हिक्का, तृष्णा चिकित्सा में जो दी है वो करनी है। तो ऐसे जो सर्दी से उत्पन्न उपद्रव अगर अलग अलग हम देखें, तो उन उन उपद्रवों की चिकित्सा उन अधिकरणों के हिसाब से करनी है। और अगर अति प्रवृत्त सर्दी है, शरीर में द्रव का क्षय होने लगा है, उदक का क्षय होने लगा है, और इसके बाद दोष, जब दोष निकल कर खत्म होते हैं, उसके बाद उदक निकलने लगता है किसी भी मार्ग से, और अगर वो भी खत्म हो जाए, फिर रक्त निकलने लगता है, फिर मांसो धावन तुल्य कुछ निकलने लगता है, मेदो धावन्य तुल्य कुछ निकलने लगता है। मतलब धातुएं शरीर छोड़ के जा रही है, इसका वो द्योतक है। जैसे रक्तातिसार में ये सारे लक्षण क्रमशः आ रही है, उसी तरह से यहाँ पे होता है किसी भी शोधन की या स्वयं प्रवृत्त दोषों में। अगर वो चलता रहा, दोषों की प्रवृत्ति, सर्दी चलती रही, अतिसार के साथ, यही होता है। शोधन के प्रयोग में भी होता है। तो सर्दी अगर होती रही, रुकी नहीं गई, तो उस अवस्था में अगर पेशेंट आपके पास आता है, तो उसमें विरेचन के अतियोग में जो चिकित्सा दी है सिद्धिस्थान के 6ठे अध्याय में, वो सारी चिकित्सा इसमें देनी है। स्तंभन के वहां पे योग दिए हैं, देहन के दिया है, और कुछ मनोनुकूल विषय इस तरह से वहां पे चिकित्सा दे रखी है। क्योंकि अतिदेश का एक उदाहरण है, एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल यहाँ से वहां उपयोग करने का निर्देश है, तो उसे अतिदेश कहते हैं। आगे और एक अहम मुद्दा दिया है, पमित प्रसंगात पवनः अति अवश्यम धातुक्षयात् वृद्धिम उपैति तस्मात् चिर प्रवृत्तासु अलिनापहानि कार्याणि उपस्तंभन ब्रूहणानि सर्पिर्गुणाः क्षीरविधिः घृतानि कल्याणक त्रिउषण जीवनानि वृषाः तथा मांसरकाः सदेहाः चिर प्रसक्तां वमिव जयन्ति। कुछ रोगों में सर्दी बहुत दिन रोज होती है, एक दो बेग आते हैं, रुकती है, आहार का पचन होता है, अगले दिन विशिष्ट काल में, विशिष्ट ऋतु में या विशिष्ट हेतु को एक्सपोज होने के बाद फिर से सर्दी होती है। ऐसा अगर दीर्घ काल से चलते आ रहा है और ऋतुक्षय शुरू हो चुका है, रौक्ष शरीर में आने लगा है और पोषण ठीक से नहीं हो रहा, अगर ऐसा है, मान लो 6 महीने रोज सर्दी होती है या हफ्ते में 3 बार तो होती ही है, ऐसे कुछ पेशेंट्स कैंसर के होते हैं,
या अन्यवादियों के भी जो जीर्ण पुरातनवादी है, तो उनमें वायु का प्रकोप होता ही है। अवश्यम पवनः वृद्धिम उपैति। अवश्य मतलब निश्चित रूप से पवन की वृद्धि होती ही है धातुक्षय के कारण। तो ऐसे चिर प्रवृत्त सर्दियों में जो भी हम बाकी चीजें करें उसमें अनिलापह और स्निग्ध द्रव्य होना ही चाहिए, ये यहाँ पे दिया है। अब ऐसे चिकित्सा में तत्व कौन से होते हैं? तो उपस्तंभन और ब्रूहण, सर्दी को रोकना है और ब्रूहण करना है, यही दो तत्व प्रधान होने चाहिए ऐसी सर्दियों में। उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं वो बताया है। तो ऐसे औषधि योग या कल्पनाएं जिससे सर्दी भी रुके और ब्रूहण भी हो, वो तीन यहाँ पे दिए हैं। सरफिर गुड़ जो राजयक्ष्मा चिकित्सा में दिए हैं और उरक्षत की चिकित्सा में दिए हैं, वो सारे सरफिर गुड़ यहाँ पे हम देख सकते हैं। क्षीर विधि, तो क्षीर विधि से हमें जानना है कि क्षीर बनाने का विधि नहीं, क्षीरपान करने का विधि, प्रोटोकॉल जो बताया है। और उसमें सिद्ध क्षीर देने हैं, गो क्षीर या फिर बकरी का दूध जो सबसे हल्का होता है, वहां से हम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद गो क्षीर, उसके बाद महिष क्षीर, ऐसा दे सकते हैं क्रमशः। और वो औषधियां डालकर सिद्ध बना के ही देना है, शुंठी सिद्ध, अनंता सिद्ध, ऐसा ही कुछ देना है। और घृत, कल्याणक घृत, त्रिवषण घृत और जीवनीय घृत स्पेसिफिकली दे रखे हैं कौन से देने हैं। कल्याणक घृत जो मदपस्मार में देते हैं, जीवनीय घृत वो वृक्षत की चिकित्सा में दे चुके हैं, और त्रिवषणाद्य घृत जो गुल्म में दे चुके हैं, वो यहाँ पे देने हैं। लेह जैसे च्यवनप्राश है, तो सिद्ध लेह अलग अलग है। वहां पे अगस्त्य हरित की जैसे भी लेह है जिसकी फलश्रुति में सर्दी है, या अन्य भी अधिकरणों में अलग अलग रोगों के कारण जो सर्दियां होती है और दीर्घकाल से सर्दी आ रही है, जैसे काश ये परसिस्टेंट है, खांसी बहुत दिन से चली आ रही है और खांसते खांसते सर्दी हो जाती है, ऐसे कई रोग होते हैं, रोगी होते हैं। तो ऐसे रोगों में काश चिकित्सा के अध्याय में जो लेह दिए है और उन लेहों में जिसके फलश्रुति में सर्दी की है, ऐसे लेह हमें देने चाहिए। तो वो हम एक सोच सकते हैं। तो जो प्रधान अधिकरण है उस अधिकरण में आए हुए कल्प जिसकी फलश्रुति में सर्दी भी हो, ऐसे लेह वहां पे देने हैं। फिर वृक्ष मांसरस, ये तो वाजीकरण अध्याय में बहुत सारे योग दे रखे हैं। अगर राजयक्ष्मा में सर्दी हो रही है और उसके कारण आहार का अनुबंध टूट गया है, तो उनमें वृक्ष मांसरस देकर जल्दी से ब्रोहण हो जाता है। यहाँ पे अंत का सूत्र आता है, तत्र श्लोक। अब यहाँ पे चक्रपाणि ने सूत्रस्थान के पहले अध्याय में एक अहम मुद्दा दे रखा है कि हम देखते हैं कि चरक संहिता में अंत में तत्र श्लोक आता है और बीच में कहीं भवती छात्र आता है और एक सूत्र दिया होता है। तो चक्रपाणि ने उसका एक्सप्लेनेशन पहले ही अध्याय में दे रखा है। जो अधिकरण चल रहा है उसमें ही कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, तो भवती छात्र करके अगला सूत्र देते हैं। और जहां के पर पूरा अध्याय खत्म होने के बाद समरी देनी होती है, वहां पर तत्र श्लोक करके जो भी अधिकरण वहां पे दिए है उनकी समरी देते हैं। यहाँ पे तत्र श्लोक हेतुं संख्यां लक्षणम उपद्रवान साध्यताम न योगाश्च सर्दीनां प्रशमार्थम प्राह चिकित्सितम मुनिवर्यः। मुनिवर्य मतलब मुनियों में श्रेष्ठ। अब मननाथ मुनयः, ऐसा इसकी निरुक्ति चक्रपाणि ने शुरुआत के अध्याय में दे रखी है। जो मनन बहुत अच्छा करते हैं, ऊहापोह बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसे लोगों को मुनि कहते हैं। और उनमें भी जो श्रेष्ठ है ऐसे नरवसु आत्रेय जी, उन्होंने सर्दियों के प्रशम के लिए चिकित्सा बताई, हेतु बताए, संख्या संप्राप्ति बताई, लक्षण बताए, उपद्रव बताए
साध्यताम न मतलब असाध्यता बताई, और औषधि योग या आहार योग बताए। इस तरह से यहाँ पर सर्दी चिकित्सा समाप्त होती है। इति अस्मिवेशकृते तंत्रे चरकप्रतिसंस्कृते अप्राप्ते दृढबलसम्पूरिते चिकित्सास्थाने शरदीचिकित्सितं नाम विंशोऽध्यायः। यह अग्निवेशकृत तंत्र में जिसका प्रतिसंस्करण चरक जी ने किया था और कुछ सूत्र उसमें से गायब हो चुके थे जिनका पूर्ण दृढ़बल जी ने किया। तो ये अध्याय में से भी कुछ सूत्र गायब हुए थे जिनका पूर्ण दृढ़बल ने किया है, ऐसा यहाँ पे दिया है पुष्पिका में। चिकित्सा स्थाने सर्दिचिकित्सितं नाम विंशोऽध्यायः समाप्तः। किसी को कुछ पूछना है या कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्दी चिकित्सा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन किसी को अगर कुछ प्रश्न है तो वो डायरेक्टली आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ प्रश्न अगर नहीं है तो सर मुझे एक पूछना था कि जैसे हाँ यहाँ हाँ पर जो अतियोग अगर वमन का हो रहा है, वमन का नहीं सर्दी का, यानी कि हम्म। और उपद्रव स्वरूप वो अतियोग है सपोज, तो उसमें ये विरेचन की चिकित्सा ऐसा स्पेसिफिक क्यों कहा है? वमन की अतियोग की चिकित्सा हम क्यों नहीं कर सकते? इसका एक पॉसिबल उत्तर तो मैंने दिया कि द्रव का क्षय हो जाता है शरीर में से सर्दी के अतियोग में, और विरेचन में के अतियोग में भी वही हो जाता है। तो द्रव की आपूर्ति करना और दोषों को स्वस्थान पर ले जाना, दोनों करने के लिए शायद वो दिया होगा। क्योंकि सर्दी का अगर अतियोग है तो उसमें भी वमन के अतियोग के लक्षण तो जरूर आएंगे, यानी कि वो जो हाँ जैसे कि अंत प्रविष्ट जिह्वा हो सकती है, क्योंकि वहां पर भी रसक्षय ही है ना। हाँ हाँ तो जैसे शीतांबु परिषेक होगा या कुछ मंथ आए हुए हैं वमन के अतियोग में शायद, तो उस तरीके का हाँ यहाँ पर भी शायद, मुझे ये तो श्योर है कि वमन विरेचन के व्यापक सेम ही है। एक गुदस से अतिसरण है, एक मुख से अतिसरण है, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक विरेचन लिखा है, इसीलिए ये प्रश्न मन में आया, बाकी हाँ कुछ नहीं। तो वो थोड़ा सोचना पड़ेगा शायद कि और सिर्फ सोचना विरेचन, पड़ेगा। हाँ विरेचन ही ऐसे क्यों लिखा है। सर म्हशी कल्पना पण वापरतात ना सर तुम्ही सर्दीसाठी? हा म्हशी वापरतात। त्यामध्ये आमलकी म्हशी आणि इतर दुसऱ्या कुठल्या आहे का सर? यहाँ पर चिकित्सा स्थान के अंत के अध्याय जो है ना 30वां, वहां पर दिया है कि द्रव्य जब हम जलाते हैं, उसकी मछली बनाते हैं, तो उसके गुण विपरीत हो जाते हैं। तो जो भी स्निग्ध द्रव्य आपको है उसकी भर्जित करके उसकी मछली बना के वो रुक्ष हो जाएगा। वो हम यहाँ पे हर चीज दे सकते हैं। तो हमने ऐसा किया था कि एक साल कम से कम 180 किलो आंवले लेकर उसका च्यवनप्राश बनाया था। उसमें उसकी गुठलियां बच गई थी, तो वो सुखाकर उनकी मछली हमने बनाई और वही साल भर देते रहे लोगों को। तो ऐसे हम दे सकते हैं। पूरे आंवले की मछली बनाने की जगह हम उसकी गुठली की मछली बनाएंगे। इसी तरह हरी टिक्की की भी मछली बनाई जा सकती है। मयूर पिच्छा मछली तो वो प्रसिद्ध ही है, हम देते हैं। एला मछली हम देते हैं। एला वमन द्रव्य है और भर्जित करने से उसका कार्य विपरीत हो जाता है, ऐसे चरक जी ने कहा है। चिकित्सा स्थान के अंत में एक सूत्र आता है उसमें। तो मैं लौंग की मछली, एला की मछली, शुंठी की मछली ये भी दी है कुछ पेशेंट्स में। त्रिफला मछली तो हम देते ही है। यस सर, थैंक यू। नारिकेल मछली का भी उपयोग मैंने किया है, क्योंकि घर पे अगर रुग्ण है उसके पास कुछ नहीं है तो नारिकेल तो होता ही है, तो उसकी मछली भी हम बोल सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है ना कि पेशेंट घर पे है और फोन पे पूछ लेता है। हाँ कोणत्याही म्हशीची मात्रा किती घ्यावी? मछली की मात्रा हम कुछ 100 या 200 मिलीग्राम तक ही देते हैं। इससे ज्यादा उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे कभी।
एक अष्टमाउस चम्मच, ये आसान पेशेंट को अगर घर पे बताना है। सर नमस्कार। कई रुग्णों में हमें दिखाई देता है कि कफ का प्रादुर्भाव ज़्यादा रहता है, मतलब सर्दी नहीं रहती, लेकिन सुबह-सुबह 11 बजे तक कफ बार-बार निकलता रहता है। तो ऐसे लोगों में भी अपन सर्दी की चिकित्सा ऐसे दे सकते हैं क्या? ऐसे सोच के कि ये भी आमाशय उद्भव ही है। हाँ, तो इनको तो विधिवत वमन दे सकते हैं अगर सर्दी नहीं हो रही है, लेकिन कफ का संचय हो रहा है, उत्क्लेश नहीं है। खुद से निकलने की कोशिश नहीं कर रहा कफ, लेकिन संचय हो रहा है, तो उसमें विधिवत वमन दे सकते हैं और पहले हेतु बंद कर सकते हैं। अगर वो रात में दूध पीकर सो रहा है, पानी पीकर सो रहा है, या सुबह उठ के पानी पी रहा है, उसके बाद ऐसे हो रहा है, या पहले कभी खांसी हो चुकी थी, उसके बाद ये कफ गले में अटका, ऐसी भावना परसिस्टेंट है अगले कई महीनों तक। तो उस जो मूल व्याधि है उसकी चिकित्सा, कुछ लोगों को ज्वर कुछ हो जाता है, या वर्षा ऋतु में ज्वर आ चुका होता है और उसके बाद साल भर इस तरह की कुछ बीमारी आती है। तो जिस व्याधि के कारण ये शुरू है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, या अगर हो सके तो विधिवत होमन भी करवाना चाहिए। हाँ, नहीं बहुत सारे ऐसे रुग्ण देखने को मिलते हैं कि काफ़ी पथ्य वगैरह सब करते हैं, लेकिन फिर भी उनका ये रहता है प्रॉब्लम, और अपन ने यदि उनको वमन भी दिया, सद्य वमन दिया या पूर्ण बृहद वमन भी दिया सीज़न में, तो भी बाद में वापस वो शुरू रहता है वैसे ही। हाँ, हाँ, हाँ। तो हाँ। उसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा, वो कफ प्रधान्य की अवस्था शायद होगी ही नहीं। वो आशयापकर्षक की वजह से वहाँ पे कफ का बार-बार उदीरण हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। मैंने गोवा में जब सीख रहा था एक केस देखी थी, उसके बाद ऐसी केस कभी नहीं देखी कि, लेकिन उसमें ऐसा हो रहा था कि एक हमारे सीनियर था कॉलेज में, दिखने में तो बहुत पुरुष था, लेकिन उसके गले में बार-बार इतना कफ आता था, नालास्राव इतना होता था, उसको बार-बार लेक्चर में भी उठ के जाकर उसको थूकना पड़ता था। वो गायक था, गाने का ट्रेनिंग ले रहा था। तो इसके शरीर में इतना कफ कहाँ से पैदा होता है? ऐसा आशंका लेने लायक जगह थी, क्योंकि अगर इतना कफ उसके शरीर में पैदा हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तो कफ के बाकी कर्म भी दिखने चाहिए, ब्रूहाण वगैरह, वो तो नहीं दिख रहे। और उसके हिस्ट्री लेने के बाद पता चला कि वो कॉलेज करता है, ऊपर से 8-8 घंटे रियाज़ करता है। तो गले में इतना जोर देने के बाद उसके शरीर में कफ का क्षय हो चुका था, और खास करके गले में। और वो सूखापन दूर करने के लिए शरीर में जहाँ कहीं से भी थोड़ा-सा कफ था, वो उसका उदीरण वहाँ गले में हो रहा था। तो उसको यष्टि मधु, शुंठी, कंठकारी इस और धमाका, ऐसा लेहा देना, और यष्टि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में था, मतलब बाकी द्रव्यों की तुलना में दुगनी मात्रा में। तो ऐसा लेहा देने के बाद उसका वो कफ का उदीरण बंद हो गया, क्योंकि वो आशयापकर्षक की वजह था। उसके बाद उसको 6 महीने तक सीतोपलादी रोज़ लेने के लिए कहा था। तो इस तरह से वो उसका पूरा रुक गया। तो आशयापकर्षक की वजह से भी हो सकता है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। धन्यवाद सर। यस, और किसी को कोई प्रश्न है? सर, ये बहुत ही एक अच्छा उदाहरण आपने दिया कि किस तरीके से हम अलग तरीके से सोच सकते हैं कि सिर्फ कफ का निष्कासन हो रहा है तो कफघ्न ही चिकित्सा सिर्फ काफ़ी नहीं होती, दूसरी तरफ से भी सोचना होता है। बहुत ही एक अच्छा ये एक दृष्टिकोण आपने दिया है। यस, और किसी को कुछ अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। सर, आणि फक्त तर्पणासाठी म्हणजे आपण आता व्यवहारामध्ये कुठलं असं वापरू शकतो, की जेव्हा पेशंटला असं खूप त्रास होत असतो, म्हणजे की कारण की पेशंट बऱ्याचशा वेळेला मग त्याच्यामुळे आपल्याकडे चिकित्सेसाठी थांबत नाहीत, किंवा त्यांना ते लवकर रिझल्ट हवा असतो. म्हणजे मग अशा वेळेला आहारामधल्या कुठल्या कल्पना तुम्ही हे करता, सजेस्ट करता? सर्व प्रकारच्या लाह्या मी सांगतो पेशंटना. साळीच्या लाह्या, ज्वारीच्या लाह्या, नाचणीच्या लाह्या, आजकाल गव्हाच्या लाह्या पण मिळतात. राजगिऱ्याच्या लाह्या मिळतात. जवळच्या दुकानामध्ये किंवा ते जे कुठे असतील, आता ट्रिपला वगैरे जातात लोकं बाहेर, तेव्हा विचारतात काय करू? ज्या कुठल्या लाह्या मिळतील त्या, अगदी म्हणजे पॉपकॉर्न सुद्धा, पण अनसॉल्टेड. प्लेन जर लाह्या असतील मक्याच्या तर त्या सुद्धा, ज्या कुठल्या लाह्या मिळतील त्या.
त्या घ्या म्हणतो, पाण्यात घाला, कुस्करा, मध घाला, थोडंसं लिंबू पिळायचं आणि ते ढवळून प्यायचं. किंवा कोरड्या लाह्या मिळाल्या, बाकी साहित्य नाही मिळालं तर कोरड्या लाह्या लगेच खायला चालू करायच्या. तूप फक्त मग त्याच्यात तूप किंवा असं काहीतरी पाहिजे. तूप लाह्या फक्त. तेवढं कोरडं तूप खायला चालू केलं तरी त्यांना भूक लागलेली थांबते, तहान कमी होते आणि सर्दी वेग पण नियंत्रणात आणायला मदत होते. ओके सर, थँक्यू. फक्त त्याच्यात बाकी काही मिसळलेलं नको. म्हणजे आता कोणी राजगिऱ्याची चिक्की खाईल, गुळ घातली तर त्याने परत उलट्या होतात. किंवा सॉल्टेड पॉपकॉर्न घेतले किंवा साळी चलांचा चिवडा वगैरे मिळतो, डाएट चिवडा किंवा तसा टाईप खाल्लं, मीठ घातलेलं तर मग त्याने उलटी होणार. हो सर, बरोबर आहे. तो और सवाल कुछ नहीं है। आज हम यहीं पर रुक रहे हैं और ये अध्याय भी हमारा समाप्त हो चुका है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अलग अलग दृष्टिकोण से सर्दी की चिकित्सा हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी है। तो मैं अपेक्षा करती हूँ आगे भी आपका सहयोग हमारे साथ यूं ही तरीके से बनाए रहे। तो हम आज यहीं रुक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।